ठीक है। अब देखो, अब बात आती है भारत में बर्थ रेट की, है ना। तो कल अपन ने एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया था, ठीक है। अब देखो, जन्म दर का अर्थ क्या होता है, मतलब कितने जो है जो बेबी है बोर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में होता है। भारत में जन्म दर का स्वरूप कैसा है, तो मोस्टली है कि उच्च जन्म दर, हाई बर्थ रेट है यहाँ पे, ठीक है। उच्च जन्म दर के दुष्परिणाम क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बर्डन होगा, ये सारी चीज़ें होगी, वो हो गई, ठीक। उच्च जन्म दर के क्या कारण है, उपाय क्या प्रयास करने चाहिए और सुझाव क्या है। मोस्टली अभी सारी चीज़ें टॉपिक जुड़ा हुआ है, कल अपने जो सारे पॉइंट थे वही रिवाइज होंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का एवं आर्थिक प्रयास, तो ये जो सारा पॉइंट है ना, ये टॉपिक मतलब ये एक तरीके से मोटा मोटा ये पूरा ये वाला जो टॉपिक था ना वो यही है। तो इसको अलग से कुछ ऐसा नहीं है, बस वो डायमेंशन क्रिएट कर दिया गया, अलग से कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि उस जन्म दर मतलब क्या है, मतलब जनसंख्या वृद्धि तो है एक मोटा मोटा, ठीक है। तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो कल अपन ने सारा ये देख लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वो सेम चीज़ें सारी वही है, ठीक है। अब बात आती है अब नेक्स्ट टॉपिक से अपना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो अभी चीज़ ध्यान से समझना कि जैसे बहुत बार ऐसा टॉपिक आता है कि जैसे बेरोजगारी के कारण गरीबी है, ठीक है, या गरीबी के कारण बेरोजगारी है, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन बन सकता है, क्या जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को दुष्प्रभावित करती है या उसको उसके लिए लाभदायक है, समझ में है। तो ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहता है। अब मैं इसको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूँ कि दोनों रेस्पेक्ट में कैसे है, फ़ायदा कैसे है, ठीक, ध्यान से समझना ये चीज़। जैसे मान लो कि इंडिया में पॉपुलेशन अच्छा खासा है, तो ह्यूमन लेबर अपने पास रहेगा, ध्यान से समझना ये चीज़। ह्यूमन लेबर रहेगा चीप रहेगा यहाँ पे, मतलब सस्ता ह्यूमन लेबर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होगा। इसलिए देखो ना, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे भारत में आके अपना पावर प्लांट जो है प्लांट क्यों लगाती, जैसे एप्पल का भी अभी लगने वाला है। तो इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे चीप लेबर है, चीप लेबर मतलब सस्ता सर्विस मिल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, इन लोगों की कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, और जब कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है तो सब ऐसी बात है, ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि का एक फ़ायदा ये होता है कि स्वाभाविक सी बात है कि चीप लेबर मिलता है, ह्यूमन लेबर अपना अच्छा खासा मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री का अट्रैक्शन पॉइंट रहता है, ठीक। एक तो ये कारण होगा। दूसरा, अब समझ से जब ये सारी चीज़ें यहाँ इंडस्ट्री लगेगी सब कुछ, तो आर्थिक विकास तो बढ़ेगा है ना। तो ये मैं वो बता रहा हूँ कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को मतलब फ़ायदा पहुँचा रही है, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव है इसका। दूसरा है, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा जैसे इंडिया में जनसंख्या है अभी, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर डिमांड हमेशा बनी रहेगी, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो मैं कल वही बता रहा था कि मोदी वोदी देश नहीं चला रहा है, ये समझो, ये अपन लोगों की जो है पॉपुलेशन है ये डिमांड क्रिएट करे, डिमांड क्रिएट कर दी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें साइकिल ऑटोमेटिक घूमता है। अब मांग है तो स्वाभाविक सी बात है सप्लाई होगी, डिमांड है तो सप्लाई भी तो होगी ना। सप्लाई होगी तो स्वाभाविक सी बात है इकोनॉमी ग्रो करेगी, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो स्वाभाविक सी बात है आर्थिक विकास होगा। तो ये मैंने बता दिया एक पॉजिटिव सेंस के रूप में, मतलब एक दो पॉइंट आपको एक आइडिया लग गया मोटा मोटा। अब बात आती है भाई, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को किस प्रकार से दुष्प्रभावित करती है, ठीक है, मतलब नकारात्मक पॉइंट देखने अपने को। अब ध्यान से समझना, देखो आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब सोचो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ध्यान से समझना, पहले मान लो यहाँ 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के लिए आराम से 10 घर बनाए जा सकते हैं, उनके लिए रहना खाना स्वास्थ्य इस आराम से किया जा सकता है। परंतु सोचो 10 की जगह अगर मान लो यही लोग 100 हो गए, ठीक है, 1000 हो गए मान लो, और पैसे गवर्नमेंट के पास 100 ही, तो पहले 10-10 रुपये दे रहे थे, अब सोचो कितना कम डिवाइड हो जाएगा। अब इतना कम डिवाइड होगा तो सोचो गवर्नमेंट को बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ेगी इन लोगों के लिए, गरीब लोग होंगे। अब इसके कारण क्या होगा कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो लगा सकता था वो जो है वो नहीं लगा पाएगी। यही तो कारण आप देखो ना, आज़ादी के बाद में इतना ज़्यादा क्यों नहीं भारत में वो नहीं हुआ, सड़कों का विकास, रेल का विकास क्यों नहीं हुआ। और सोचो आज़ादी से पहले अंग्रेजी काल में जाके आप देखो, वहाँ पे जो है रेल जो आज भी नहीं इतना ग्रो कर पा रही रेल, सोचो जिस टाइम अंग्रेजों ने कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है ना। तो ये कारण है कि पॉपुलेशन बर्डन भी एक तरीके से इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक। तो मैंने एक मोटा मोटा आइडिया बताया था कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव दोनों रूप है, ठीक। तो अब वही इसमें एक्सप्लेन होगा, आर्थिक विकास के स्तर का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव क्या रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है एक नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। नकारात्मक प्रभाव किस तरीके से, आर्थिक विकास का मध्य स्तर, चिकित्सा सुविधाओं का विकास,
मृत्यु दर में कमी, परंतु जन्म दर यथावत, फलतः जनसंख्या वृद्धि तीव्र भारत में 1921 से लेकर 71 तक काल रहा। मतलब ये समझाना चाह रहा है कि जब आर्थिक विकास होता है, ठीक है, तो उससे जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। तो भाई समझ में क्यों नहीं बढ़ेगी? जैसे मान लो आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास का मतलब क्या? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, रोड तैयार हो गई, ध्यान से समझना, अस्पताल बन गए। अब पहले क्या होता था, आधे से लोग तो बेचारे ऐसे मर जाते थे, कोई बीमारी हो गई, मान लो कि डिलीवरी सिस्टम जब था नहीं, दाई माई करती, तो वैसे मर जाते थे लोग। दूसरे क्या, जब कनेक्टिविटी नहीं थी शहरों से, ठीक है, तो सड़कें नहीं थी तो लोग शहरों में अस्पताल में ले ही नहीं जा पाते थे। परंतु आजकल क्या है, अस्पताल बन गए, रोडें अच्छी हो गई है, तो लोग आराम से 1 घंटे में मेन सिटी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? अब स्वाभाविक सी बात है, लोगों को आराम से बच भी जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हाई बर्थ रेट है उसके कारण, तो पहले क्या होता है, लोग मरते भी जाते, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। परंतु अब क्या हुआ, डेथ रेट कम होगी और बर्थ रेट तो बना हुआ। तो इससे स्वाभाविक सी बात है, जो ये वाला काल था 1921 से लेकर 71 का काल, इसमें तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो आर्थिक विकास जो है जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। तो ये अपन ने वो पॉइंट देखा। अब अगला है कि आर्थिक विकास के कारण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में कमी भी आती है। अब वो काल कौन सा है? 1971 से लेकर 1991 के बाद का काल। जैसे एलपीजी रिफॉर्म हुआ, इकोनॉमी रिफॉर्म आए, ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम की जगह जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर ने लिया। तो सोचो कि लोग अब माइग्रेट होके आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़। पहले एग्रीकल्चर में, कल वो मैंने बार बार वही स्टोरी बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर है तो भाई बच्चा पैदा करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाना पीने का तो मिल ही रहा है। एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में जाए, चले जाओ, जितना पढ़ना उतना। अरे एग्रीकल्चर में क्या होता है, जितने हाथ उतनी बढ़िया बात है, फालतू में वो लोगों को पैसे देने नहीं पड़ेगा। परंतु अब क्या है, जब एलपीजी रिफॉर्म हो तो इकोनॉमी चेंज हुई, सर्विस सेक्टर आया, ठीक है, मैन्युफैक्चर सेक्टर आया, तो लोग अब माइग्रेट जाके इन फैक्ट्रियों में काम करने लगे। अब इन फैक्ट्री में काम करने तो भाई समझ बात, फैमिली को साथ में नहीं ले जा पाएंगे। और वो साल में 1-2 बार आते हैं, तो क्या ऑटोमेटिक जो है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। फिर दूर बाद में शहरों में जब आए, पता लगा खर्चा बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिक कम होने लग गए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आर्थिक विकास से प्रभावित होती है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। तो क्या होगा, आर्थिक विकास का उच्च स्तर, ठीक है, जब मान लो कि सुविधाएं बहुत अच्छी हो जाएगी, सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, एजुकेशन सिस्टम आ गया। आर्थिक विकास मतलब समझो, ये आर्थिक समृद्धि की बात नहीं हो रही, आर्थिक विकास ये चीज़ याद रखना। इकोनॉमी अपना सिलेबस भी है, इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात हो रही है। जब डेवलपमेंट होता है तो हर तरीके का, सामाजिक, राजनीतिक, सब अच्छे उस तरीके का, मतलब आर्थिक विकास में सब सारी चीज़ें आ जाएगी। तो क्या होगा, जब आर्थिक विकास होगा तो जीवन के स्तर में सुधार होगा, जो लाइफ आपकी लिविंग स्टाइल है वो चेंज होगी। अब उसमें क्या होगा, जब जैसे मान लो कि पहले लोग नॉर्मली छपरा तान के रह जाते थे, जैसे राजस्थान में से तो मिट्टी का घर बनाया उसी में रह रहे हैं, तो खर्चा नहीं था। परंतु अब क्या है भाई, समझ में तो कोई लोग रहता नहीं है, तो अब तो मकान चाहिए, पक्का मकान, तो पैसे चाहिए उसके लिए। पैसे चाहिए तो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा। एग्रीकल्चर में इतनी कमाई है रही नहीं है, तो लोग बाहर कमाने जाएंगे। कमाने तो ऑटोमेटिक जो बच्चा पैदा करने वाला जो माइंडसेट था, वो सारी चीज़ें बदल जाएगी ना, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब जब लाइफ स्टाइल सुधरी लोगों की, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, ज़्यादा महत्वाकांक्षा ही हो गई। तो वो हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है वो, क्योंकि एग्रीकल्चर में देखो पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर में ज़्यादा ज़्यादा लोग चाहिए थे। अब जो सर्विस सेक्टर है उधर सिस्टम अलग है, ठीक है। दूसरी बात, जो सर्विस सेक्टर में कमा रहा है वो एग्रीकल्चर में पूरा परिवार मिलके भी नहीं कमा पा रहा। तो ये कारण भी है जो है माइंडसेट को चेंज करता है, ठीक। अगला, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ तथा लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई। पहले मैं वही बता रहा कि भगवान की देन मानते थे, लोगों को पता लगेगा अरे नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसा भी किया जा सकता है, गर्भ नहीं तो गोलियाँ यूज की जा सकती है। बहुत बार क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था, बच्चा पैदा हो जाता था, ठीक है। तो रीज़न ये था कि फिर धीरे धीरे जब सरकार ने भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए, ये सारी चीज़ें हुई, तो ऑटोमेटिक है लोग इन चीज़ों को रोक करने लगे। फलतः मृत्यु दर में तो कमी के साथ साथ जन्म दर में भी कमी आई। मृत्यु दर में कमी क्यों आई? क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा बना। और जन्म दर में क्यों कम गई? एजुकेशन आया, लोग अवेयर हुए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना देश के लिए भी ख़राब है, खुद के लिए भी ख़राब है। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों में मेंटलिटी चेंज हुई। फलतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अनुकूलतम जनसंख्या भारत में 1971 से मुख्य से 91 के बाद का काल देखोगे तो इसके बाद में डिक्रीज होता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला पॉइंट है कि मैं फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक अभी तक आज तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, पर आपकी और इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक, याद रखना। अरे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है।
जब यूपीएससी ये पूछ सकती है कि क्या बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है, गरीबी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। या मान लो कि एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि बेरोजगारी के कारण जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, तो वैसे ये चीज़ सिमिलर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही मैंने जो समझाया था स्टार्टिंग पे कि जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो आर्थिक विकास में दोनों प्रभाव, कभी जब क्वेश्चन में लिखा रहता है प्रभाव को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ये चीज़ याद रखना। कभी भी ऐसा नहीं कि एक ही प्रभाव लिख के आ जाओ, पॉजिटिव लिख के आ जाओ, ये चीज़ याद रखनी, ये गलती कभी मत करना। अब बात आती है नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बर्डन हो गया तो आर्थिक विकास कैसे दुष्प्रभावित होगा, तो मैंने बताया था। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि तीव्र होगी तो संसाधनों का कम पड़ जाना, मैं वही बता रहा था कि जैसे मान लो कि पहले 10 लोगों को 10 रुपये मिल रहे थे, परंतु 100 लोग हो गए तो भाई सबाई सी बात है बहुत कम पैसे मिलेंगे, 0.1 रुपये ऐसे मिल रहा हूँ, तो ऐसे दिक्कत आ जाएगी। फिर उससे क्या होगा, जब सोचो पहले 10 लोग थे, 10 रुपये मिल रहे थे पर पर्सन को, ध्यान से समझना। अब 100 लोग हो गए हैं तो सबाई सी बात है 1 रुपये मिल रहा है। अब 1 रुपये मिल रहा है तो उसमें घर खर्चा चलाना सारी मुश्किल हो जाएगा ना। जब मुश्किल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, गरीबी होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी तथा आश्रित जनसंख्या में वृद्धि होगी, मतलब डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फलतः आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होगा। अब कैसे होगा ये चीज़ थोड़ा मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो कि जनसंख्या 10 लोग ही है, 100 रुपये थे तो सबको 10-10 रुपये मिल रहे हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपये मिले तो आराम से घर खर्चा चला के भी आखिरी में 5 रुपये बचा लेता है। अब 5 रुपये बचा लेता है तो बैंक में जाके जमा कर देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, सोचो बैंक में जमा कर देगा तो बैंक वाले लोन दे पाएंगे तो समझ में बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी, सारी चीज़ों को, तो देश ग्रोथ करेगा, ठीक। ये चीज़ ध्यान से समझना। परंतु जब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, अब 100 लोग हो गए, सबके पास 1 रुपये, अब 1 रुपये में उनका खर्चा 5 रुपये, सोचो यहाँ 5 रुपये तो खर्च कर रहा था ये व्यक्ति, 5 रुपये खर्चा है, कमाई 1 रुपये हो रही है, 4 रुपये का तो ऐसे ही घाटा है। उल्टा ये बैंक से लोन लेके, मान लो कि साहूकार से लोन ले रहे हैं, मान लो बैंकों से, तो उल्टा बैंकों को घाटा पहुंचा देगा, तो सब ऐसी बता आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होगा। उल्टा सोचो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब कम जनसंख्या थी लोग यहाँ पे सेविंग अपनी बैंकों में डाल रहे थे, बैंक जब बैंकों के पास सेविंग आया तो बैंक जो है इन्वेस्टर लोग उनको दे रहा था। उल्टा या तो उल्टा सिस्टम हो गया, यहाँ से अब बैंक से लोग पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो दिक्कतें और बढ़ जाएगी। तो ये होता है कि उसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कैसे आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होता है मैंने एक बात एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब अगला देखो, सकारात्मक प्रभाव क्या है, मतलब पॉजिटिव तो है। अब मैंने पॉजिटिव बताया था कैसे कि जनसंख्या वृद्धि से पॉजिटिव फायदे होते हैं। देखो, जनसंख्या वृद्धि तीव्र होगी तो मैंने क्या बोला था, चीप लेबर शक्ति की आपूर्ति में वृद्धि होगी। इसलिए देखो ना, आज भारत, सऊदी अरब मैं सही बता रहा हूँ ना, आज के दौर में पूरे यूरोप को और कुछ दिनों बाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मिडिल ईस्ट देश जो हो गए, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ आप, मतलब जो म्यांमार, थाईलैंड, ये है आसियान कंट्री है, यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन ही देशों को चला रही है। देखो ना, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडियन, भारतीय मूल के। तो वही ना, इसके कारण क्या है, वहाँ लेबर, पहले जो लोग थे लेबर के रूप में गए थे, आज वही लोगों से जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, सब सारी चीज़ें, रीजन ये है ना, ठीक है। ध्यान से मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को, जैसे इंग्लैंड में, आप यूरोप में चले जाओ, मोस्टली यूरोप में डॉक्टर अगर आप जहाँ देखोगे वहाँ डॉक्टर इंडियन ही है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ से डिग्री लेके डॉक्टर वहाँ बनने जाते हो, पैसा अच्छा खासा मिलता है वहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर वहाँ पे लोग हैं, ठीक, भारतीय है। दूसरा वहाँ पे है ना, जैसे यूरोप में क्या है ना, देखो वो मतलब अपने कल वो ग्राफ देखा था कि पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा, मतलब जब कोई कंट्री डेवलप्ड हो जाती है, विकसित देश हो जाती है, तो विकसित देश जब हो जाता है तो एक चीज़ याद रखो कि हमेशा वहाँ पे क्या होगा, विकसित देश जब बन गया कोई भी देश, ठीक है, तो वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है। अपन देखें तो बर्थ रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा, डेथ रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई नया पॉपुलेशन क्रिएट नहीं हो रहा। अब नया पॉपुलेशन क्रिएट नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे है ना, वहाँ पे ऐसा होता है भाई खुद ही पे करो और खुद डाल दो, वहाँ ह्यूमन है नहीं, ह्यूमन लेबर है नहीं वहाँ पे। तो ये जो भारतीय जनसंख्या है ये वर्ल्ड के लिए सप्लाई करेगी लेबर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वर्ल्ड के लिए एक लेबर प्रोवाइड करेगी, ठीक। जैसे आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, आज वहाँ ड्राइवर का काम लेके, गार्ड का काम लेके, कोई पोछा मारने वाला, सब इंडियन है वहाँ पे पड़े हैं। सऊदी अरब, यहाँ चले जाओ, अमेरिका, सारी जगह चले जाओ,
जैसे बहुत सारे लोग है ना आईलेट करते हैं, आईलेट करने के बाद वहाँ लोग है ना रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जाके खुद का खर्चा ऐसे चलाते हैं। वहाँ पे लोग ऐसे पढ़ाई के नाम पे वहाँ चले जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ ह्यूमन लेवल नहीं है। भारत देश ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। इसलिए तो बता रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद भारत राज कर सकता है पूरे विश्व पे अगर चाहे तो जिस दिन भारतीयता जग गई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो जिस कंट्री में पल बल रहा है वहाँ की सब कुछ संसाधन यूज करा, तो उसको देशभक्ति उसके प्रति रखनी चाहिए ना, कि ऐसा नहीं है कि अपन अब मान लो वहाँ की नागरिकता ले चुका सब कुछ है, फिर वो तो देशद्रोह हो जाएगा ना एक तरीके से, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं एक बता रहा हूँ एक बात, अगर फ्यूचर में अगर पलटी मारना रहे ना, तो पूरे वर्ल्ड पे इंडिया राज कर सकता है। तो श्रम शक्ति की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो मानव पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पर फिर मैं बता रहा हूँ ये तभी होगा जब इसको स्किल्ड अप किया जाएगा। इसीलिए स्किल इंडिया मिशन चली है, और ये गवर्नमेंट का सबसे फेलियर है, सबसे ज़्यादा फेलियर है। गवर्नमेंट कभी इसकी बात ही नहीं करती सबसे फेलियर प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ठीक। तो मानव पूंजी निर्माण होगा। अब मानव पूंजी निर्माण होगा, समझ बात है, स्किल लेवल आएगी तो वो इंडस्ट्री में काम करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्री में काम तो उत्पादन में वृद्धि होगी, तो तब विशिष्ट बाजार उपलब्ध। अब भाई समझ बात है, जब मैंने वही चीज़ समझाया था, जब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो यहाँ पे डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, तो यहाँ के लिए कंपनी यहीं के लिए प्रोडक्शन करेगी, तो समझ बात है, रोजगार ही बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, फलतः आर्थिक विकास होगा, सकारात्मक रूप से प्रभावित, और जनसंख्या हमारी ताकत है, जनसंख्या प्रबंधन, ठीक है। तो वही है, ये स्लोगन याद रखना। कोई लोग बोले कि जनसंख्या बढ़न ये है, आप ये बताओ उनको कि भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो ना, यूपीएससी की तैयारी करने में और बाहर जो लोग बैठे हैं, जो मान लो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, जिनका माइंड सेट होता है, वो लोग है ना चीज़ों को एक ही तरीके से सोचते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझना। परंतु जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उसको पता है कि भाई इसका फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस दुनिया में अगर आप लोग सबसे यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे थे, तब पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप एक पोल पे खड़े नजर आओगे अपने आप को, ये चीज़ ध्यान से समझना। कोई भी डिसीजन हो, जैसे मैंने याद करो, देखो मैंने बोला था ना सेम सेक्स मैरिज वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया कि हम अभी अलाउ नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, देखो सुप्रीम कोर्ट को पता, परंतु आगे फ्यूचर में देख लेना सेम सेक्स मैरिज अलाउ होगी, मैं फिर बता रहा हूँ, आज नहीं। आज का वर्डिक्ट आपने देखा है सर? हाँ वही तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट मना आज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों कर सकते हैं। अरे उन्होंने ये बोला है कि देखो जो मैरिज एक्ट है उसमें संशोधन करना सरकार का काम है। सरकार को अगर लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दे दिया कि हम अलाउ करते हैं, मानते हैं कि होना चाहिए यार। मैं भी तो यही बोल रहा था तुम लोगों को उस दिन, क्योंकि यार होना चाहिए, नॉर्मल है। परंतु वो जो है गवर्नमेंट को डिसीजन लेना फाइनली कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करना नहीं करना। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बच्चे अडॉप्ट करते हैं वो नहीं देंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, वो नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। और ये बात सही है, कहीं ना कहीं ना मिसयूज होता है इन चीज़ों का, आप ये चीज़ समझो, हकीकत में बता रहा हूँ। क्योंकि और मोस्टली एक चीज़ याद रखना कि जैसे नॉर्मल लोग है ना, कपल लोग ही बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई सिंगल पेरेंट जाके नहीं ले सकता, ये चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है सिंगल, मैं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता अडॉप्ट, ये चीज़ याद रखना। उसके लिए कपल चाहिए, बहुत से रूल रेगुलेशन होते हैं। तो भाई समझिए इन लोगों को कैसे दे दिया जाए। मान लो सोचो ये लोग मिस यूज़ करने लगे तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चिंता जाहिर की है। पर मेरा मानना है कि आगे जाके फ्यूचर में इसमें भी कुछ ना कुछ, मैंने उस दिन भी यही बोला था आप लोगों को कि कुछ रूल्स बनाओ ऐसे टाइप से ताकि मिस यूज ना हो बस। पर इन लोगों को भी राइट्स देने चाहिए बच्चा अडॉप्ट करने के। वो देखो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यार उनका भी तो मन करता है ना। एक मतलब ह्यूमन एक इमोशन तो सबके अंदर होते हैं ना, ये चीज़ समझो, इमोशन सबके अंदर होते हैं। तो उनके अंदर भी इमोशन होता है कि हमारे बच्चा हो कोई, ठीक है। अब देखो नेचुरली तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, परंतु एटलीस्ट एक जो सिस्टम बना है एडॉप्ट करने वाला, तो वो तो कर सकते हैं ना। परंतु अभी लीगली अलाउ नहीं है। तो मेरा मानना है कि लीगली अलाउ किया जाना चाहिए, पर उसमें टर्म एंड कुछ कंडीशनें होनी चाहिए, उसके बाद में अलाउ करना चाहिए, ऐसे नहीं अलाउ करना चाहिए, तभी जाके होना चाहिए। और वो सही बात सी बात है, वो थोड़ा बहुत सेंसिटिव इशू है, तो उस मामले को भी देखा जाना चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि भारत के संदर्भ में जो पॉपुलेशन वाली जो ग्रोथ है उसका क्या आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, क्या है वो देखते हैं। जनसंख्या नीति में दोनों पहलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब वही बता रहा हूँ कि ये फ़ायदा भी पहुँचाता है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वही समझ बात है, फ़ायदा तो अपने को बनाना ही चाहिए, नकारात्मक चीज़ें उनको कम करना चाहिए।
तो सबसे पहले जन्म दर को कम करने हेतु प्रयास द्वारा जनसंख्या वृद्धि को स्थिर बनाने पर बल देना चाहिए। तो सबसे पहले है कि बर्थ रेट को कम करो, सबसे एक बात कम है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाएगी। विद्यमान जनसंख्या को संसाधन के रूप में विकसित करके आर्थिक विकास में सहायक बनाने पर बल देना चाहिए। अब भाई जो 65% अपन ने कल देखा था कि यंग जनरेशन है, तो भाई आप इसको स्केल अप करो, तो यही देश के लिए जो है, जो अभी दबाव है, ठीक है, यही आर्थिक संसाधन बन जाएगा। ध्यान समझना कैसे। एक मान लो एक बेरोजगार व्यक्ति है, तो गवर्नमेंट उसको, जैसे अभी देखना अभी चुनाव आने वाले राज्यों में यहाँ पे, तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। जैसे पिछली बार आतंक गवर्नमेंट ने शायद 3,500 या 5,000 जो दे रही थी। तो ये सोचो सरकार के लिए बर्डन है ये जो बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। एक दूसरा सोचो मैंने इसको स्किल दे दिया, ठीक है, अब ये मान लो छोटा मोटा कोई बिजली का कोई काम करना सीख गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये आराम से कमा रहा है, ये आराम से अपना घर खर्चा चला रहा है, ठीक है। अब इसको सरकार से 5,000 रुपये की जो कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये सरकार को आराम से टैक्स दे रहा है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है ना। तो ये स्किल अप करो। पर ये मैं फिर बता रहा हूँ, वो स्किल इंडिया मिशन फेलियर है गवर्नमेंट का, बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब मेरे गांव की खुद बता रहा हूँ कि स्किल इंडिया मिशन के तहत जो बना था भाई, कौशल जो इंस्टीट्यूट बनी थी, उसमें गाय भैंस बंधी हुई है तो ये हालात है इंडिया के। मतलब जहाँ ह्यूमन का स्केल अप होना चाहिए वहाँ गाय भैंस बन रही है। तो गलतियाँ रही है गवर्नमेंट की, बहुत बड़ा करप्शन है उस लेवल पे। मतलब देखो, वही बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है इन चीज़ों में, ठीक। अब देखो अगला है भारतीय परिवार नियोजन और जनसंख्या नीति। अब भाई फैमिली प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, तो फिर वही 2 ही बच्चे तो अच्छे हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 वाला है। अभी नए पॉपुलेशन आने की डिमांड है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस दिन आ जाएगी नई पॉपुलेशन, वो पीटी मेंस इंटरव्यू सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में दोबारा फिर से इसी को पूछा, ठीक है, और बहुत स्टेट पीसीएस में पूछता रहता है, डायरेक्ट पूछता, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना। परंतु फिर एक बार करंट अफेयर में थोड़ा अवेयर रहना कि कोई नए पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन जो है पॉलिसी आने वाली है क्या, तो वो चीज़ को थोड़ा अवेयर रहना। और अगर वो आ रही है, आने वाली है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 2000 के बाद में कोई आई नहीं है और अब बहुत ज़रूरत है अभी। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि इंडिया ये जो जातीय जनगणना हो रही है सर, इसका तो कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है सर। नहीं, क्यों नहीं है, कौन क्या बात कर रहे हो। पीटी में भी ये जो पीटी में क्वेश्चन आएगा, ये जो 10 साल के इंटरव्यू में भी आएगा। ये जातीय जनगणना जो करा रहे हैं कोई स्टेट पर, हाँ, उसका क्या मतलब, ऐसे तो 10 साल में जो होता है अभी तक हुआ ही नहीं है। क्या बात, बिहार में तो हो रही है ना। हाँ, वो तो हो चुकी बिहार में। हाँ, तो नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन आए तो है। अरे आएगा क्वेश्चन, आप क्या बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में देख लेना, हर बच्चे से पूछा जाएगा अब की बार वाले में, ठीक है। चलो अब आगे थे भारतीय परिवार नियोजन और जनसंख्या नीति, ठीक। जनसंख्या नीति क्या है, मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट तैयार करती है कि आखिर में अपन क्या बच्चा, कितने बच्चे का पैदा करने का रखे, ठीक है, कैसे पॉपुलेशन मैनेज करे, कैसे स्केल अप करे, कैसे उसको आर्थिक संसाधन बनाए। ऐसे पहले एक प्लानिंग होती है मोटा मोटा, ताकि अपन एक उसको संसाधन बनाए, ना कि वो बर्डन बने, ठीक। किसी देश की जनसंख्या को उस देश में उपलब्ध संसाधनों के साथ, मतलब भाई समझ बात है, हमारे पास 10 रुपये ही है, तो कैसे इतने लोगों के साथ मैनेज किया जाए, अनुकूलित करने की नीति को जनसंख्या नीति कहलाती है। मतलब कितना एक कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये पॉपुलेशन पॉलिसी होती है, ठीक। भारत में 1976 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, जिसके तहत कई तरीके से तीव्र जनसंख्या वृद्धि रोकने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये याद करो, वही लॉकडाउन वाला, मतलब आपातकाल वाला पीरियड है तो इसमें नसबंदी प्रोग्राम सारी चीज़ें चल रही थी, तो सब उसी का वो दौर है, ठीक। पुनः 2000 में नई जनसंख्या नीति बनाएगी और इस नीति के तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना सर, उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है क्या सर? अरे वो देखो ना, मैं तुम लोग का प्रधानमंत्री एपिसोड ये सब क्या बोला था, तुम लोग नहीं देखोगे तो फिर ऐसे दिक्कतें करोगे। अब मेरी बात नहीं मानोगे तो वो सिली। मैंने क्यों बोला था प्रधानमंत्री एपिसोड देखने के लिए? किसका बैकग्राउंड? अरे इमरजेंसी का जो भी XYZ आप वो देखो ना। अच्छा, वो तो देख लिया सर, आप है तो उसमें। और हाँ, प्रधानमंत्री मंत्री 2 भी आई है। हाँ, वो भी देखो, उसमें आतंकवादी ऐसे नक्सलवाद उससे रिलेटेड है, ठीक। देखिए, ठीक, आगे देखो, जनसंख्या नीति 2000 के लक्षण।
अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो इस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, इसलिए लाए। अरे हमेशा होता है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी अभी देखो मोदी लाया, तो ऐसा होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे नाम पे वो चीज़ें पॉपुलर हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए ये लोग अभी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे द्वारा तो लाई गई है पीछे तो ये लोग अभी लाने का नहीं सोच रहे हैं, लाना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ड्राफ्ट शायद मेरे अनुसार तैयार हो चुका है, पर अभी पब्लिकली आई नहीं है, पर आना चाहिए, बस इसी का रखना, ठीक है। तो इसी रिलेटेड मैं फिर बता रहा हूँ कि करंट अफेयर अगर आता है, मतलब कि अभी मान लो गवर्नमेंट को रिलीज़ करती है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर ओपीटी मेन दोनों के लिए। लघुकालीन उद्देश्य क्या था इस नीति का, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सोशोलॉजी ऑप्शनल में 2022 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अच्छा यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, ऐसे डायरेक्ट आया था, डायरेक्ट। इसके ये वर्ल्ड लेवल पे जो जनसंख्या रिपोर्ट आई थी जिसमें कि भारत नंबर 1 पे आ गया है, वो इसका तो करंट अफेयर में दिया ही नहीं, मैंने देखा था अप्रैल महीने में आया था, तो मई में भी नहीं है और जून में भी नहीं है, मार्च की समथिंग आया था, उस टाइम इंडिया घोषित किया गया था, ठीक है। थोड़ा आगे देखो, ओके मार्च में मतलब वो आया हुआ है कंफर्म, इंडिया घोषित, मतलब अभी जब जनगणना होगी तो पता लग ही जाएगा, परंतु उनके तहत हो चुका है। वो एक अनुमान लगाते हैं वो लोग, वो कैलकुलेशन करते हैं, वो ऐसे से ले काउंट करने से ले आते हैं यहाँ पे। वो ये समझते हैं कि जैसे मान लो कि भारत में 10 से 11 होने में कितना टाइम लग रहा, ध्यान से समझना, तो इसके अनुसार एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लेते हैं, वो मैथ्स का यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लगाते हैं। तो उनका मानना है कि भारत बढ़ चुका है, बाहर चाइना से आगे जा चुका है, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या नीति 2000 की कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें सबसे पहले से लघुकालीन उद्देश्य, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड गोल क्या थे इनके, गर्भ निर्णय संसाधनों का प्रचार, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव तो जितने भी होते हैं, जैसे मान लो कि कॉन्डम हो गए, ठीक है। देखो मेरे माना कि यार इन मामले में खुल के बात होनी चाहिए। मैं शायद खुद पहले असहज महसूस करता था, शायद मैं अभी भी मैं खुद बता रहा हूँ कि क्योंकि अपना समाज थोड़ा ऐसा टैबू का विषय मानता है इनको, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि जो अनवांटेड जो है बच्चे आ जाते हैं इसके कारण, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इसमें होना चाहिए, आराम से यूज होना चाहिए, ठीक। बहुत सारी महिला जो गर्भनिरोधक गोलियां लेती है, जैसे मैंने देखा कि ये चीज़ें कैसे आई, जैसे टेलीविज़न पे देखना बहुत सारे ऐड आते हैं, ये ऐड बहुत काम करते हैं, नहीं तो लोगों को पहले पता ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहला काम ये किया गया, इसका ये उद्देश्य है मेन, ये शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक। स्वास्थ्य अधोसंरचना का विकास, तो समझ बात है, जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लोग कम मरेंगे, तो लोगों को विश्वास जगेगा तो समझ बात है कम बच्चे पैदा करेंगे। और जननी स्वास्थ्य पर बल देना, मतलब जो कि माता के स्वास्थ्य जो है, मदर मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में, उसको कम करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे स्लोगन चलाएंगे, ठीक है। 2 बच्चे 2 ही अच्छे, वो भी लिख लो, तो समझ में आया। तो अब ये देखो, ये छोटी सी लाइनें बहुत इम्पैक्ट डालती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और जब इसको एड के द्वारा इस लाइन को समझाया जा रहा है, सोचो तो ये जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनको समझ, अच्छा अरे भाई छोटा परिवार है तो अच्छा खुशी से में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को लिखा सकते हैं, इनको ध्यान दिया जा सकता है, बीमार हो तो उनका अच्छे से इलाज कराया जा सकता है। अपन वही सोचो 10 बच्चे होंगे तो बर्डन हो जाएगा, तो ऐसा सिखाया जाता है, तो ऑटोमेटिक लोग समझते हैं। मध्यकालीन मिड टर्म गोल क्या है इनके, 2010 तक कुल प्रजनन दर 2.1 तक कम करना पर मैं देखो यही चीज़ होता है रियलिटी, देखो कहाँ, मतलब देखो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ध्यान से समझना। 2010 तक सोचे थे कि 2.1 आ जाएगा, 2011 में 2.6 रहा, 2019 में 2.2 है, और अभी जाके अपन 2023 में 2.1 तक पहुँचे अपन। ध्यान से समझो, अचीव करना था 2010 में पर 2023 में जाके सोचो 13 साल पीछे चल रहे हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट की स्कीम का फेलियर। मतलब मेरा मान चलो ठीक है, कोई चीज़ आइडियलिज्म नहीं होता है, पर फिर भी इतना साल तक गैप नहीं, चलो 10 की जगह अपन 12 मान लेते हो तब भी हो जाए, कोई बात नहीं, अपन अचीव कर रहे हैं अपन 2023 में जाके, और होना चाहिए था 2010 में। इसलिए बता दो ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए थी, पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ सो रही है। ये 2000 की पॉलिसी है, सोचो वहाँ का उस ज़माने का जो ज़माना है और आज का जो ज़माना है, इसमें कितना अंतर आ गया, तो चेंज होनी चाहिए। इसलिए बोलते थे कभी भाई गवर्नमेंट धीमी काम करे, गवर्नमेंट कोई फालतू काम नहीं करे। गवर्नमेंट को जब हिंदू मुस्लिम से ही फुर्सत मिले तब कुछ काम करेंगे ना गवर्नमेंट ये उनको उससे से फुर्सत नहीं है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होना चाहिए था, समझो ये चीज़। अब दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ कि ये अचीव नहीं होगा। अभी जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी आएगी ना,
उसमें ये 2050 तक चला गया कि 2050 तक मैं स्टेबलाइज करूँगी अपन। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आना चाहिए नया, ठीक है। इस लक्ष्य के संदर्भ में 2012 में जनसंख्या नीति पर बनी कमेटी रिपोर्ट में कहा गया कि 2045 जनसंख्या स्थिर करना संभव नहीं। देखो मैं वही बता रहा था अब ये लक्ष्य बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। सोचो 2070 और होना, सोचो ये 2045 सोच रहे थे, सोचो कितने साल पीछे चल गए। तो ये है कि फेलियर, ये गवर्नमेंट फेलियर है। उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 14 राष्ट्रीय सामाजिक जनसंख्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसकी प्राप्ति हेतु कई रूपों में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिला परिषद और ग्राम पंचायत की दिशा में पुरस्कृत करना, कि अगर मान लो कोई छोटे परिवार को प्रमोट करे, वहाँ की पंचायत उसको अवार्ड देना। 2 बच्चों तक लड़की के लिए तथा 19 वर्ष के बाद प्रथम संतान पैदा करने के लिए पुरस्कार देना। अब इससे क्या ऑटोमेटिक ध्यान समझो, इससे बाल विवाह कम होंगे, ठीक है। और लड़कियां हो गई तो अगर मान लो जिनकी 2 ही लड़कियां तो उनको, जैसे एक स्कीम चली थी सुकन्या लक्ष्मी योजना, ऐसा कुछ करके, उसमें ऐसा था कि अगर आपकी 2 ही बच्ची है तो गवर्नमेंट उसका कुछ पैसा आप डालो, कुछ पैसा गवर्नमेंट डालेगी। फिर जब वो 18 साल की हो जाएगी, शादी की एज की हो जाएगी, तो आप उसको पढ़ाई भी करवा सकते हो, उसकी शादी भी कर सकते हो। तो ऐसे करके सुकन्या समृद्धि योजना, हाँ, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वो है, इसमें यही किया जाता है, ठीक। तो इससे क्या हुआ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कठोरता से लागू करना। अब सोचो बाल विवाह कम है, वही मैं बताया था कि कल फर्टिलिटी जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बाल विवाह हो जाता है तब, तो ऑटोमेटिक बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। और जब बाल विवाह नहीं होगा तो सवाल सी बात है, बच्चे कम होंगे। 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या नहीं बढ़ाना, ठीक है, परंतु अब वही है कि अगले साल बढ़ेगी, मतलब ये कुछ नएंगे सारी चीज़ें होगी, बढ़ेगी, मतलब 800 तक जाने वाली हो, ठीक है, 800,000 तक। मई 2000 को नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी में समीक्षा हेतु पीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, परंतु वही है, आज तक गठन ही हो रहा है, आज तक बनी नहीं इस नीति के आने से 2006 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट होता है तो मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। अब आते हैं फैमिली प्लानिंग की बात। फैमिली प्लानिंग में कितने बच्चे होंगे। अब देखो मैं तुम्हें है ना कुछ चीज़ें बताता हूँ, कितना सिस्टमेटिक अप्रोच से लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं ना। मोनिका मैडम जो है ना, उनके घर की मैं बता रहा हूँ वो 2 बहनें 1 भाई है, ठीक है। तो ऐसा था कि मोनिका जब हुई तो उसके 5 साल बाद में, मतलब उनके मम्मी पापा ने ऐसा प्लानिंग किया कि जब ये ग्रेजुएशन करके निकल जाएगी तब ये लोग कॉलेज में आएंगे, क्या, ताकि इस पे हम पूरा खर्चा कर सके आराम से, फिर ये लोग आए तो इस पे खर्चा कर सके, फिर इसके भाई पे उतना खर्चा कर सके। तो मतलब इतना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग की गई थी, मतलब 5-5, 7-7 साल का डिफरेंस देके। तो मेरा कहना मतलब कि लोग इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। या फिर जैसे मोस्टली आजकल जो नए कपल्स होते हैं, मोस्टली होता है कि वो शादी के 3 साल तक कोई बच्चा नॉर्मली करते नहीं है, मतलब वो एक अलग बात है कि प्रेशर बनता है घर का, इनका, समाज का, पर उनका ये रहता है कि नहीं 2-3 साल अपने एक दूसरे को जानेंगे आराम से, ठीक है। तो ये फैमिली प्लानिंग का ही तरीका है, ठीक। फिर उसके बाद में वो 1 आध बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक ही बच्चे पे, ठीक है, जो भी है, अगर उनका मान लो पैट्रिकल माइंडसेट नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा मान लो कि कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कि पहला बच्चा और उसके दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप दिया, ठीक है, 3 साल 2 साल, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि अब इनका पूरा प्लान कर लेंगे कि फैमिली से 2 ही बच्चे हो गए, अब हमें इतने चाहिए, अब उसके बाद में इनका एजुकेशन चाहिए, इतने साल में पढ़ने लिखने लग जाएगा, हमें इतना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और समझो एक और टोटल पूरा प्लान कर लेना, बच्चे के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक सारा उसको जो है उसके बारे में पूरा एक आइडिया ले लेना, ठीक। तो ये फैमिली प्लानिंग भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार प्रसार करके परिवार के आकार को सीमित करना, मतलब वही कि बच्चे कम हों, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब गर्भ निरोधक जो है कॉन्डोम्स उनका यूज करोगे, ठीक। देश में अनुकूलतम जनसंख्या बनाए रखने में मदद मिलेगी उससे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई, जिसका नाम बदलकर 1976 में परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया, और इसके तहत जनसंख्या नियंत्रण हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत किए जा रहे प्रयास, इसमें क्या क्या हो रहा है, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार, वही मैं बता रहा था, ऐड आते हैं, ठीक है, नुक्कड़ नाटक के द्वारा समझाना, ठीक है, कुछ सीरियल के थ्रू समझाना, ठीक, इमोजी जो है इमेज इनके द्वारा समझाना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जनसंख्या शिक्षा को जोड़ना। ध्यान समझो ये कार्यक्रम बहुत फेलियर रहा इसमें क्या था कि जो गाँव में मान लो अनपढ़ थे
और मेरी मम्मी अनपढ़ थी, तो वहाँ पे उन लोगों को शाम को बुलाया जाता था पढ़ने के लिए, ताकि वो लोग जब मान लो कि जो मान लो जिनको पढ़ने का भी ज़िंदगी मौका नहीं मिला मान लो, तो कि उनको दोबारा पढ़ाया जाए, जब ध्यान समझने कितना काम करेगी। जब सोचो कि उनको जब पढ़ाया जाएगा तो उनको फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी भाई बच्चे कम ही अच्छे हैं, बच्चे मतलब कोई लड़का लड़की फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो इस माइंडसेट को बदलने के लिए ये वाला जो कार्यक्रम लाया गया, पर तो फेलियर हुआ, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, आखिर में आज बंद ही है ये कार्यक्रम, अब नहीं चलता है शायद, मेरे तो आइडिया है जहाँ तक, मेरे गांव में तो नहीं चल रहा, आप लोगों को पता नहीं जहाँ चल रहा हो। ये पहले ऐसा होता था इसमें भाई रात को कोई क्लास करा दिए, जो मान लो कि जब मेन बात है ना लोग खाली नहीं रहते थे, कब जाएंगे। विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत आदि के साथ संबंध स्थापित करके इस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि परिवहन नियोजन जो उसको बढ़ावा दिया जाए। तो एनजीओ को जाके हेल्प करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ आजकल बहुत ऐसा सिस्टम होता है कि मतलब जैसे मान लो किसी पता लग गया कि नई शादी हुई कपल के, तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या कॉल आते हैं कि देखो आपको फैमिली प्लानिंग करना है तो आप ये गर्भ निरोधक गोली ले सकते हो। मतलब फिर दूसरी बात क्या है ना, लोगों में एक मेंटली एक प्रॉब्लम भी रहती है कि नहीं, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ जो मान लो महिला ज़्यादा लेती है तो उनको जो बच्चा फिर बाद में जब परस्यू करना होता है तब वो दिक्कत आती है। तो वो जो भ्रांतियाँ फैली होती है उनको भी लोग दूर करते हैं, ठीक है। तो ये एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप इनका काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। परिवहन नियोजन हेतु कई स्तरों पर प्रेक्षण और कई लाख लोगों को इस संदर्भ में पत्र पत्रिका को वितरण, वो मैं बता रहा हूँ कि फैमिली प्लानिंग के दो बच्चे अच्छे क्यों है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या है सारी चीज़ें, ताकि लोगों को समझाया जाए। स्वास्थ्य केंद्र और कई स्वास्थ्य संबंधी संरचनात्मक सुविधा को विकास हुआ, तो सब सी बात है जब हेल्थ को लेके मतलब लोगों को डर नहीं रहा। वहीं पे गांव में अस्पताल है, डॉक्टर है, सब कुछ है, तो भाई बच्चा बीमार भी हो गया तो दिखा लिया। पहले होता था ऐसा कुछ था ही नहीं, लोग बहुत सारी महामारी से मिट जाते थे, तो वो भी डर रहता था कि 4-5 बच्चे पैदा कर लो, एक आधा मर भी गए तो 1-2 तो बच ही जाएंगे आखिर तक। तब धीरे धीरे जब हेल्थ सिस्टम अच्छे से डेवलप हुआ तो उसके बाद भी चीज़ें ऑटोमेटिक कम हो गई, ठीक। विभिन्न राज्यों में 22 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और इन केंद्रों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु नवीन अनुसंधान जारी है कि आखिर में और कैसे इनोवेशन किया जाए जैसे पॉपुलेशन कम हो। जैसे मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लो इंडिया को, पहली बात तो जैसे दिल्ली विल्ली जैसे शहरों में तो हो ही गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे तो 1.6 आ चुके हैं, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR है ना। अब मेरा ये मानना है कि देखो जैसे अभी जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण मैं फिर बार बार वही बता रहा हूँ, लड़कियों के कारण ही होता है, ठीक है। मतलब लड़के के कारण जो अनवांटेड गर्ल्स हो जाती है, वही सबसे बड़ा कारण है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा समाज नहीं, उसमें भी है ये प्रॉब्लम, ठीक है, जो अनपढ़ है उसमें भी है, ठीक। अब इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा कि महिलाओं को, इसलिए जैसे बताओ जैसे अभी ये रिजर्वेशन बिल दिया गया लोकसभा, ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे जाके आगे जाके वो चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। मैं भी होप ठीक है अच्छा ही होगा सब कुछ, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो हमेशा ये मत सोचो कि उसका, देखो नेगेटिव हर चीज़ों के रहते हैं, परंतु ये चीज़ सोचो उसको पॉजिटिव है, पहले वो तो अपन पाल लें। जिस दिन पॉजिटिव पाल लेंगे तो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव चीज़ ऑटोमेटिक और कम होगी। तो कभी भी चीज़ याद रखना, जीवन में कभी कोई डिसीजन लेते हो आप लोग तो कभी ये मत सोचना कि उसके, जैसे आप कोई डिसीजन लोगे ध्यान से समझना, जैसे मान लो आपको भाई IAS कब देना है, 2024 देना है, 2025 देना है, तो ये सोचो इसके कितने प्लस पॉइंट है, यहाँ हमारा 10 से या 90 नेगेटिव है, 2025 को लेके आए कि नहीं 50-50 है, तो अब आपको डिसीजन लेना, तो भाई ये तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा, अब यहाँ इसके साथ जाना ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये है कि अब आपको पता ही पता है 50-50 हो रहा कोई भी चीज़ में, ये बात नहीं पढ़ाई की नहीं, मतलब जीवन में कोई सा भी डिसीजन लेना आपको, जब ये 50-50 आ चुका है तो फिर आप इसी को सही मानते हुए आगे बढ़ो, और इसमें जो है ये 50 जो है इसकी कमियों को दूर करते करते इसको इसमें ऐड ऑन करते जाओ। तो वैसे अपने को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि जो ये महिलाओं को लेके जो अनवांटेड गर्ल्स आते हैं तो उसको समाज में कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक। तो भारतीय जनसंख्या नीति और पर्यावरण कल्याण कार्यक्रम मूल्यांकन कि भाई ये कितना अच्छा चला क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन की, तो वही मैं बता रहा था कि सफल तो हुई नहीं है, निश्चित रूप से काफ़ी सफल, जैसे मतलब कुछ कुछ मामलों में सफल हुई है, परंतु ये मोस्टली मतलब वही मान के चलो 30% सफल है तो 70% सफल हुई। जन्म दर में कमी आई है, इससे ये बात तो फ़ायदा है। अगला, जनसंख्या संवर्धी दर में कमी आई है, ग्रोथ कम हुआ है। मृत्यु दर में कमी आई है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आदि था। लगभग 50 लाख ऑपरेशन और 30 लाख गर्भ समापन आदि द्वारा 32 करोड़ जन्मों को रोका गया।
सोचो इतने बच्चे जो फालतू में होने वाले थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी समाज को, ना उस परिवार को ज़रूरत थी, तो ये रोका गया किसी पॉपुलेशन जो पॉलिसी है और फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसके द्वारा। फिर भी हमने अपने पैसे लक्ष्य से दूर है। जैसे अभी भी जन्म दर अधिक है, ठीक है, जनसंख्या संवर्धी दर अधिक है, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अधिक है। मैंने वही बताया था, इसमें इंडिया बहुत पीछे है। 2026 से जनसंख्या 140 करोड़ होने का अनुमान, 2045 से जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य असफल, 2010 तक प्रजनन दर 2.1 का लक्ष्य असफल। तो मैंने उस टाइम भी बताया था आप लोगों को कि वो असफल रहा और होना चाहिए था कि वो सफल हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जरूरी था, तो आखिर में सफल नहीं हो। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। सो गए क्या? नहीं। अब आगे देखो, जनसंख्या नीति परिवार कल्याण कार्यक्रम की समकालीन चुनौतियां, बाधाएं, अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के क्या कारण, आखिर में क्यों नहीं सफल हुई? तो स्वाभाविक सी बात है, देखो जो नॉर्मल पॉइंट मैं ऐसे गिना देता हूँ। जैसे मान लो कि भाई एक तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पॉलिसी फ्रेम में कुछ गड़बड़ियाँ थी कि वो टॉप डाउन अप्रोच रही, बॉटम अप्रोच नहीं रही, ठीक है। अवेयरनेस को लेके इतने अच्छे प्रोग्राम नहीं चलाए गए, ठीक है। लोगों में आज भी जो धार्मिक मानसिकता वो ज़्यादा काम करती है कि पुत्र होना ही चाहिए, ठीक है, परिवार कल्याण वही कर सकता है, महिलाओं सशक्तिकरण नहीं होना, महिला अपना डिसीजन नहीं ले पाना। तो ये सारी चीज़ें जिनके कारण जो है इतनी प्रोग्राम हो सारी चीज़ें फेलियर है, ठीक। तो अपन उसमें देखते हैं क्या क्या कारण है। पहले, आधुनिकीकरण के बावजूद भारतीय पुत्र प्राप्ति प्रबल इच्छा आज भी विद्यमान है। शिशु लिंग अनुपात घटकर 927 से 919। ध्यान से, तो वही मैं बता रहा हूँ। कारण क्या है? धार्मिक कारण ही है कि पुत्र होना ही चाहिए। आर्थिक कारण भी है कि भाई घर में कल मान लो भाई लड़कियाँ तो ससुराल चली जाएगी ना, अब लड़के वहाँ रहेंगे तो माँ बाप की सेवा करेगा कौन? लड़का कौन कमा के देगा उनको बुढ़ापे में? तो लड़का होना चाहिए। अरे आप खुद सोचो, जिन घरों में लड़का नहीं है, तो मतलब देखो है ना, मेरा मानना है कि ठीक है, ये बात तो है कि कहीं ना कहीं पुरुष की नीड मतलब समाज में पड़ रही है, परंतु बात है आखिर में उस चीज़ को समझो ना कि पुरुष की नीड क्यों पड़ती है। भाई वो पैसा कमाता है, घर परिवार चलाने के लिए आखिर में क्या ही चाहिए? पैसा चाहिए ना। तो आप लड़कियों के केपेबल करो। मैं बता रहा हूँ, नेहा जो है मतलब एक प्रोफेसर है, सोचो वो अपने माँ बाप के लिए उसने घर बना के दिया और अभी वो मतलब परिवार का पूरा खर्चा संभाल रही है। तो ऐसी लड़कियां भी तो है ना। तो ऐसी लड़कियों को एग्जाम्पल को आगे सोसाइटी का रोल मॉडल बनाओ, आप उनको रखो। कोई ज़रूरी नहीं होगा फिर पुत्र की प्राप्ति में पुत्र होना चाहिए। अरे आजकल तो जैसे आप बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल भी देखने को मिलते होंगे कि जो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ रहे हैं, लात मार के घर से भगा रहे। मैंने खुद अपने गाँव में देखा। तो उससे तो ये भी पता लगता है कि ये जो भ्रांति है कि पुत्र होना ही चाहिए तभी ये मोक्ष मिलेगा या घर में मेरी सेफ्टी करेगा, सुरक्षा करेगा, कमा के देगा, ये तो फॉर्मूला चेंज हो सकता है ना। आज के दौर में बता रहा हूँ, लोग माइंडसेट बदल रहा है लोगों का। अब लड़कियां, जैसे बहुत सारे जो लड़कियां हैं मतलब कि जो मान लो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी अपने मतलब ये आजकल चला है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, चलना भी चाहिए कल्चर कि जो लड़का होता है वो जो अपनी वाइफ है उसके जो माँ बाप को अपनी माँ बाप की तरह ट्रीट करता है, उसका ध्यान रखता है, केयर करता है। तो ऐसा भी है कल्चर, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें उल्टा प्रमोट करो ना, ताकि ये चीज़ें हुई नहीं, जो अनवांटेड गर्ल्स जो आती है वो नहीं आएगी कभी, ठीक। आगे देखो, शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम लोगों में ना, मेरे साथ रह के तुम्हारे लोगों में ना, जो मान लो कि जो किसी चीज़ों को लेकर ख़राब विचार थे वो बदलेंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ। ये चीज़ ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि आखिर में इंटरनली चेंजेस कैसे लाने। पर तो जो स्कूल सिस्टम था वहाँ पे क्या होता है कि लोगों बस बुक से पढ़ लो, छाप दो, एग्जाम में नंबर पा लो, बस बच्चा समझ ही नहीं रहा। तो क्वालिटी एजुकेशन दोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ों लोगों में बदलाव आता है। तो जातिवाद, ये सारी चीज़ें हैं जो भी मिसकंसेप्शन रहता है महिलाओं के प्रति, ये सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक कम होते हैं, ठीक। तो वो क्या करना पड़ेगा, शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। परंतु यह सुधार परिणात्मक ज़्यादा है, गुणात्मक कम है, जिसे जागरूकता का अभाव और प्रतिकूल सोच आज भी विद्यमान है। 25% गर्भ अनचाहा होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं पड़ेगी, और वो क्वालिटी एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन भी आएगा, ताकि लोग मतलब ओपनली बातें करें इन चीज़ों पे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कैसे मतलब लोग एक अच्छे लेवल पे चले, बच्चे पैदा होते तो उनको भाई कैसे होते हैं, क्या नहीं होता है, कैसे रोका जा सकता है। जब मान लो हमें नीड नहीं है, फैमिली प्लानिंग करनी है, तो आज भी नहीं जानते लोग।
ठीक है, तो सोशलाइजेशन प्रोसेस का उसको थोड़ा अच्छा किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बावजूद महिलाओं की स्थिति निम्न और प्रजनन संबंधी निर्णय में पुरुषों का अधिकार कायम है। तो ये मैंने बताया। तो उस दिन की मोस्टली 99% में डिसीजन में लड़का ही डिसीजन लेता है कि मुझे लड़का कब चाहिए, क्या नहीं चाहिए। परंतु ऐसा भी नहीं, अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। महिलाएं जब ये तभी हो पा रहा है जब महिलाएं एम्पावर हो रही है, उनका कोई जॉब हो रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति भी समझता है कि नहीं, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है इस घर में, तो उसके डिसीजन को भी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाल विवाह निरोधक कानून के बावजूद आज भी लगभग 27% विवाह कम आयु में हो रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, सोचो। अरे आँखा तीज में बहुत सारे होते हैं, तो वो दिखता ही है। तो समझ बात, जब कम एज में शादी हो जाए तो जो प्रोटेक्शन पीरियड हो जाए। बाल विवाह सर गाँव में आज भी हो रहे हैं सर, गाँव में आज भी। अरे तुम शहरों में बता दूंगा, तुम क्या बात कर रहे हो। ऐसा कोई जरूरी चलिए गाँव में होते हैं, हर जगह होता है। ठीक है, आज भी 50% की अपर्याप्तता है, संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव। आज भी 58%, बट सॉरी 1 मिनट, कितना है, आज 58% परसों घर में हो रहे हैं। अब नहीं, अब तो कम हो गए हैं। जैसे मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं कौन सी ईयर की बात बताऊँ आप लोगों को, 2001 के समथिंग मेरे गांव में, सोचो कि वो दाई माई डिलीवरी करवाती थी। 2001 क्या, उसके बाद में भी 2005, मैं जब 5वीं क्लास, लगभग 2009 तक मैंने देखे हैं। अब तो नहीं, अब तो पहली बार जो दाई माई वो रही भी नहीं, वो मर गई। नहीं तो मैंने आराम से देखा है 2008-9 तक, सोचो कि ऐसे दाई माई जो डिलीवरी करवाती थी। ठीक है, तो ये तो मैं सोचो, मेरा जो गांव है जयपुर से एकदम सटा हुआ, और अंदर गांव में जाओगे तो वहाँ तो आज भी होता होगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, होता होगा। आप लोग भी अगर जानते हो तो होता होगा, इतना मैं गारंटी साथ बता सकता हूँ, होता है ये चीज़। ऐसे नहीं कि आज भी अपन इंस्टेंटनल जो डिलीवरी करवा रहे हैं, नहीं, ये कम ही चांसेस हैं। ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं तो होता ही है। 2012 पर लाख जन्म मातृत्व मृत्यु दर, सोचो माताएं मर जाती है, 1 लाख लोगों 212 माताएं मर जाती है डिलीवरी के टाइम। ग्रामीण क्षेत्र में 80 शिशु मृत्यु दर, सोचो कि 1000 में से 80 बच्चे तो होते ही मर जाते हैं। तो ये बहुत चैलेंजेस है ना। नरम राज्य है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे बीपीएससी का इस बार का क्वेश्चन था सर कि सबसे ज्यादा ये मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर किधर है, तो मैंने माना था उधर ही झारखंड, और लगता है सही भी हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से किया जा सकता है, जहाँ पे समाज में डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा है, समाज बात वही मानेंगे लोग। जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है तो वही होगा ना। ठीक, नरम राज्य, देखो मतलब भारत ने चाइना जैसी नीति अपनाई नहीं है ना। चाइना ने तो फोर्सेबल जो है हार्ड स्टेट के रूप में भूमिका निभाई है वहाँ पे। तो भारत नॉन स्टेट है, इस कारण से भी जो है पॉपुलेशन, देखो ना, अभी मैं खुद बता रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट जब, अगर आप देख लो 2013 तक के दौर का, तो कांग्रेस गवर्नमेंट इसको लेके हमेशा प्रयास करती रहती थी कि भाई पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जाए। और जब से 2014 से बीजेपी आई है, आप एक भी स्टेट में उठा के देख दो, मोदी ने कभी बोला हो कि हाँ हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल करेंगे। उल्टा ये तो चाहते हैं कि, मतलब इन लोगों को ये डर है कि मैं मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हिंदुओं को बच्चे पैदा करने से मत रोको। तो आप देख लो, मैं ये नहीं बता रहा, आप खुद जाके उठा के देख लो, 2014 से लेके आज 2023 हो गया, 10 साल होने आए। इन लोगों ने कभी आज तक कभी बोला हो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात को? कभी नहीं बोला इन्होंने, उनका एजेंडा ही नहीं है ये चीज़। बहुत सारे लोग तो सर मल्टीपल शादी करते हैं, तो उनकी वजह से भी बहुत सी जनसंख्या हो जाती है। वो सारी चीज़ें तो है, पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं है ना लॉ। इसलिए तो ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ताकि जो मुस्लिम पर्सनल जो कानून होता है उसमें संशोधन हो। ठीक है, तो नरम राज्य, और ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो यहाँ आकर बस गए थे सर, उनको अभी तक निकाला गया कि नहीं गया सर? अरे नहीं, वो अभी नहीं बनी है। अगर 2024 में जीत जाएंगे ना, तो देख लें पक्का। तो क्या है, वो बिहार में, वो बिहार, वो नालंदा में, बिहार में आके बस रहे हैं सर धीरे धीरे। अरे ठीक है, देखो मेरा मानना है कि देखो ये चीज़ें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है, यहाँ पे ऐसे डिसीजन नहीं लिए जा सकते। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है ना, तो यहाँ पे ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं अब उनको भगा दो यार, पहले की तुम्हें उस टाइम ध्यान देना चाहिए, तब तुम्हारे सिस्टम का फेलियर है ना। ये बहुत माइन्यूट लेवल पे है ये चीज़ें, थोड़ा इस पर समझना चाहिए। इतना वो नॉर्मल चीज़ नहीं है ये कि आप डिसीजन ले लोगे, ये चीज़ याद रखना। इसमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है।
तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मतलब तुम लोगों को लगेगा कि उनको भगा दो, ये चीज़ें सही नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचा करो, मानवीय ग्राउंड पे सोचो यार। कभी भी हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ये लोग बीजेपी वाले क्या लोगों में ना नफरत फैला रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है यार। ये पहले आप किसी देश के वासी होने से पहले एक आप मानव हो, ये चीज़ समझो। आप एक इंसान और इंसान के साथ आप कैसे कर सकते हो ये चीज़। और जिन चीज़ों को कोई आंकड़े फिक्स नहीं थे, उनकी सारी चीज़ें कमी तो उस टाइम की जो सरकारें थी उनकी रही ना। तो आप चाहते हो कि आज जो 60-70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भगा दोगे? सोचो ना कि कब हुआ था, 71 में जब वार हुआ था, तो आज 30 साल 50-55 साल हो गए। तो उस टाइम की गलती है ना ये सब सारी चीज़ें। तो मैं कभी इन चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ। आप ये करो कि यार चीज़ों को भाई उनके लिए कुछ करो। मतलब भाई सभी सी बात है, देखो मेरा ये मानना है कि पर्सनली ये गलतियाँ रही है तो गलतियों को एक्सेप्ट करो ना। जैसे मान लो कोई बच्चा गलती से हो गया तो क्या उसको फेंक दोगे क्या आप उठा के? नहीं फेंकोगे ना, सभी बात उसकी केयर करोगे। गलती आपकी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें सही नहीं है कि अब उनको निकाल दो, देश से बाहर निकाल दो। ये सब प्रोपेगेंडा है, वोट बैंकिंग राजनीति है, ये चीज़ ये समझो। क्यों बवाल मचता है? पहले तो नहीं मचता था बवाल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रशासनिक व राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है, इस कारण से भी जो है जो पॉपुलेशन जो पॉलिसी वो ये फैमिली प्लानिंग अच्छे से लागू नहीं हो पाई। कार्यक्रम में क्रियान्वयन में संलग्न कर्मचारियों में समुचित प्रशिक्षण का अभाव था और भ्रष्टाचार आदि था। ये चीज़ें तो सब की बात है, कॉमन पॉइंट हो गए। अब बात आती है भाई इनको सफल बनाने तो सजेशन दो, तो सब सी बात है कि सबसे पहले तो जो कमियां हैं उन्हीं को दूर करो। तो नीति और कार्यक्रम का निर्माण क्षेत्र संविधान विशेष की आवश्यकताओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो मैं वही बता रहा था कि टॉप डाउन अप्रोच मत अपनाओ। ऊपर से नियम कानून बन जाते थे, अप्लाई करो, अप्लाई करने पर दिक्कत आती। तो बॉटम अप्रोच अपनाओ। दूसरी बात एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि रीजनल वाइज होना चाहिए। रीजन और क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को देख के आप नीति बनाओ। ये चीज़ याद रखना, हर जगह सेम पॉलिसी लागू नहीं हो सकती, ठीक। संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि हो, संबंधित लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब वही कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। जो लोग मान लो कि प्रचार करना चाहते हैं या मान लो कि आशा कार्य करता है, उनको अच्छे से समझो, उनको ट्रेंड करो तो ऑटोमेटिक जो है वो लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो उससे भी पॉपुलेशन, मान लो लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, वो चीज़ें कम होगी। परिवार नियोजन के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाए और फैमिली प्लानिंग के लोगों को भाई बढ़ाई की बात सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वैसा करना पड़ेगा तो क्या चीज़ें होंगी। केरल मॉडल के साथ चीनी मॉडल का भी प्रयोग किया जाए। चीनी मॉडल में फिर बता रहा हूँ कि वो वाला फॉर्मेट नहीं, हाँ, परंतु उसमें पनिशमेंट मतलब इन द सेंस कि 2 बच्चे ज़्यादा अगर बच्चा पैदा करे तो गवर्नमेंट जॉब से दूर करना, वो चीज़ अपनानी चाहिए। पर तो दबाव मूलक वैसा भी नहीं, एकदम जेल में भेज देना, वो चीज़ें भी सही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें रखना। लिंग समानता की स्थापना, पुत्र पुत्री को समान महत्व दिया जाए। तो वही मैं बता रहा हूँ, पितृसत्तात्मा खत्म करना पड़ेगा। विवाह की आयु वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी समझ बात है कि जो प्रोटेक्शन टाइम है वो कम होगा। बाल विवाह को रोकना पड़ेगा। बाल विवाह निरोधक कानून को सख्ती से क्रियान्वयन और इसी हेतु लड़की शिक्षा पर बल दिया जाए कि लड़कियों को बताया जाए कि यार तुम बाल विवाह तुम्हारे शोषण है, इसे कभी देखना, कभी इन चीज़ों के बारे में जब भी आता है। अरे ये हकीकत बात है, मैंने खुद बता रहा हूँ, आप खुद केस उठा के देख लेना। जिनकी बचपन में शादी हो गई थी, उस घर में वो महिलाएं बीमार रहती है हमेशा। जैसे मेरी माँ खुद बीमार रहती है, मोस्टली बीमारी रहती है वो, क्योंकि 4-4 5-5 बच्चे पैदा करना, फिर इतना परवरिश करना, उसमें वो सारी चीज़ें, इसमें लड़कियों का नुकसान होता है। आप उठा के देख लो, चाहे कितने, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो महिला को एम्पावर किया जाए, महिला डिसीजन लो, तो उनको जब पता रहेगा कि यार ज़्यादा बच्चा पैदा करना मेरे लिए खतरनाक है, मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। सोचो जब वो 5 बार 10 बार बच्चे पैदा कर रही है, तो समझ बात है उसका जो डिलीवरी के टाइम मरने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब महिलाओं को इस बारे में बताया जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ बात चीज़ें कम होगी। परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए और इस दिशा में मीडिया, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, युवाओं को ग्राम पंचायत का सहयोग लिया जाए। सबाई सी बात है, ये चीज़ आज का सबसे बेस्ट तरीका है। और मेरा ही मानना है शॉर्ट स्टोरी, नुक्कड़ नाटक ही, इसके द्वारा बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है और बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को इस समस्या न मानकर इसे मानव संसाधन के रूप में विकसित करके विकास में सहायक बनाया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, स्केल अप किया जाए ताकि जनसंख्या, मैं सबसे आखिरी में देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप कितना भी कोशिश कर लो बच्चे तो पैदा होंगे और वो अतिरिक्त होंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, अनवांटेड गर्ल्स वो पैदा होगी। तो बात है कि भाई वो तो होगा, चाहे आप कितना भी कर लो, कुछ हो। तो मान लो कि यहाँ पहले 100 हो रहे थे, तब 80 होंगे और होंगे तो जरूर।
आप चाहे कितना भी चीज़ें कर लो। तो अब ये सोचो कि वो 80 हो गए हैं तो कोई बात नहीं, वो देश पे दबाव ना बने उसके लिए स्केल अप किया जाए। तो इसीलिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपन लाए हैं, ताकि उसमें देखो ना, मतलब जो गांधी जी ने सोचो उस टाइम जो ज़माने में बोला तो वो बात आज सत्य हो रही है कि आप एजुकेशन में मतलब वोकेशनल एजुकेशन भी लाओ, और अब वापस से वही चीज़ें आ गई है। गांधी तो उस टाइम भी इसी फेवर में थे, ठीक है। तो ये चीज़ें रखना। तो ये सारे क्वेश्चन है सॉल्व करना, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक एक अलग टॉपिक है, तो ये अपन कल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। पॉपुलेशन टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी कल आएगा कि वैवाहिक बलात्कार आजकल ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी मेरा मानना है, मैं एक मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ कि देखो, और लोगों के ना लाइफ में इतना पर्सनल भी नहीं जाना चाहिए कि अब मतलब लोगों के अंदर आप जाके देखोगे तो फिर मतलब मैं बता इन चीज़ों, जैसे वो दहेज वाला कानून था उसका मिसयूज हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस वाले का मिसयूज हुआ, तो वैसे फिर इसका भी मिसयूज होगा। तो मेरा मानना है कि इतना पर्सनल जाना चीज़ों को ठीक है, परंतु क्या ही करोगे, अब नई नई चीज़ें हैं। तो ये अपन कल पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारे टॉपिक जैसे विवाह की आयु मैं बता रहा था आजकल बढ़ रही है, बाल विवाह ये भी एक प्रॉब्लम है, वैवाहिक बलात्कार एक बहुत बड़ा इशू है, गर्भपात, लिविंग इन रिलेशनशिप, सैरोगेसी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है। और मेरा मानना है कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बना रहेगी, ठीक है। तो कुछ सोसाइटी के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा सर? तुम लोग डिसाइडेड करो, तुम लोगों को क्या चाहिए। मैं किसी के इंडिविजुअली तो किसी के बारे में नहीं बोल सकता ना। तुम लोगों को क्या चाहिए, क्या शुरू करना, क्या पढ़ना। देखो मेरा मानना है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं स्पेक्ट्रम खत्म नहीं हो रहे सर, स्पेक्ट्रम तुम चाहो तो तुम चाहते हो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ाओ। अरे यार तुम लोग कैसी बात करते हो वो नहीं पढ़ा। मतलब भाई कोई कॉन्सेप्ट वाला कोई सब्जेक्ट, जैसे हाँ मेरा मानना कि इकोनॉमी में शायद, जैसे सीसेट में, फिर पहले बता रहा हूँ सीसेट में पढ़ाऊंगा, मुझे पता तुम लोगों को सीसेट नहीं निकलेगा ऐसे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरा खुद का सीसेट इतना अच्छा होते हुए मैं फेल हुआ हूँ, तो मतलब समझो तुम लोग तो किस हालत में होंगे। तो मैं सीसेट पे काम करूँगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता कि अरे पहली बात आप ये चीज़ सोचो ना, सबसे फर्स्ट स्टेप है सीसेट पास नहीं हो तो सब कुछ सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और उधर मैं तुम्हें अर्जुन आइस वाला दे ही दिया हूँ, साथ में पीटी वाला तो और करवा दूँ, जीएस तो निकल जाएगा तुम लोगों का। तो मैं चाहता हूँ यार मैं सीसेट पे काम करूँ, तुम लोग फिर मुझे इधर उधर उलझाओगे एनसीईआरटी इन सब सारी चीज़ों में। मैं बता रहा हूँ नहीं होगे पास, सीसेट पढ़ लो मेरे से, मुझे सीसेट में टाइम देने दो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, नहीं होगे पास मैं सीसेट में, फिर बता रहा हूँ। तुम लोग लापरवाही तो सीसेट का टेस्ट नहीं देते तो क्या है। तो ये चीज़ याद रखो, मेरा मानना है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट सीखो जो खुद से नहीं पढ़ सकते हो। अब तुम बात करो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हो यार, मैं वो पढ़ाऊँगा क्या? खुद से नहीं पढ़ोगे तो भाई लापरवाही तुम्हारी तरफ से है ना। ये चीज़ भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो मेरे से पूछो, परंतु आप सोचो कि मतलब समझो कि स्पेक्ट्रम में पढ़ा दूँ ये चीज़ें, भाई मेरे से आप जैसे इकोनॉमी पढ़ो, इकोनॉमी कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट। मैंने केवल उसकी समरी एक बार कर लिया सर, और कुछ चैप्टर पढ़े थे सर, इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने कुछ पढ़े हैं सर, पूरा फिनिश नहीं होता। यही गलती करो, ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि पहली चीज़ मेरे से अगर तुम लोग सीखना चाहते, जैसे भाई देखो मैथ रीजनिंग है, ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, खुद से नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी तरफ से वो चीज़ें सीखो जो तुम लोग नहीं कर पाओगे अपने लेवल पे, ठीक। इंस्पेक्टर ये सब पढ़ सकते हो खुद से, वो तुम्हारी लापरवाही है ना, तुम लोग लापरवाह हो रहे हो, ठीक। मैं मानता हूँ इकोनॉमी वाले कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हर बच्चे को समझ में नहीं आते इकोनॉमी, तो वो मैं पढ़ाऊँगा, इकोनॉमी में पढ़ा दूँगा कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस में कुछ चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ा दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें वो सीखो। और फिर मैं तो देखो मेरा क्या है, मैं पक्का बता रहा हूँ, देखो मेरे भरोसे तुम्हें बैठना ना, फिर 2024 तो तुम अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ा दूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, पर टाइम लगेगा भाई चीज़ों में। तुम लोग मेरी क्लास कर पाओगे, एक क्लास तो तुम लोग कर पाते नहीं हो, समझ रहे हो ये बात। तो खुद से ज़्यादा करो। फिर बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा काम रहती है मेरे से। आप उन चीज़ों में देखो, मैंने इंडियन सोसाइटी इसीलिए पढ़ा है, एक तो सोशोलॉजी मुझे शुरू करना था ऑप्शनल इसलिए, दूसरी बात इंडियन सोसाइटी ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि 120 नंबर के क्वेश्चन आए, एक तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसलिए करवाया।
दूसरा ये ऐसे में तुम लोगों की हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने पढ़ाया। तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा कि जो तुम्हारे हर जगह काम आए। दूसरे जब इंडियन सोसाइटी को पढ़ लोगे तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर जगह से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं कुछ चीज़ें करवाऊंगा तो वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है सीसेट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीसेट को साइड में करके तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या मतलब, रिजल्ट तो नहीं निकलेगा फिर उससे, हकीकत में बता रहा हूँ। तो मेरे से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो नहीं कर सकते हो अपनी तरफ से वो मैं तुम लोगों को करवाऊँ। मैंने पहले बता रहा हूँ भाई, तुम लोगों को बैक हैंड में खड़ा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूँ। अब जैसे अगर क्लास देखनी है तो फिर मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हें पढ़ना तो फिर मैं वो क्लासेस का मैं आईडी दे दूंगा, देखो क्लासेस देखना। तो तुम लोग उस चक्रों में पढ़ना चाहते तो पढ़ो, फिर मैं पक्का बता रहा हूँ तुम लोग 2024 दे ही नहीं पाओगे। ये चीज़ याद रख लो, मैं फिर बार बताऊँ, क्लासेज ही देखनी है ना तुम लोगों को। ये फलाना एनसीईआरटी, ये क्लासेज बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मेरे से आप कॉन्सेप्ट सीखो। एनसीईआरटी मैंने बता दिया, जैसे पॉलिटी मैंने एक बार बता दी कि कैसे पढ़ना क्या है। मैं हिस्ट्री की भी बता दूंगा कि देखो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे चीज़ें थोड़ा है, इस तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। हाँ, ज्योग्राफी एनसीईआरटी बोलोगे तो मैं वो पढ़ा दूंगा, ज्योग्राफी थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे से मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीखो। जहाँ पे लैग करते हो, जहाँ दिक्कत होती है, वो चीज़ें सीखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। ठीक है।